क्लास 8 आज मैं आपको आपके हिंदी के द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 1 भाषा विचार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 भाषा के विषय में बेटा आप पिछले कक्षाओं से पढ़ते व समझते आ रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आपको भाषा के विषय में कि भाषा क्या है इसके विषय में बेटा आपको भली भांति जानकारी होगी। आज मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। जुड़िए और समझिए। रीना क्या कर रही हो? जैसे कि इन्होंने प्रश्न किया कि रीना क्या कर रही हो, तो सुरुचि तुम मंच पर। मैं मंच संचालन का अभ्यास कर रही हूँ। जैसा कि शिक्षिका ने कहा कि रीना क्या कर रही हो, तो बेटा छात्रा ने जवाब दिया कि मैं मंच संचालन का अभ्यास कर रही हूँ। सुरुचि तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो, तो छात्रा ने कहा जी मैम। अमन तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? मैम मैं कार्यक्रम की रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मुझे आज ही यह रिपोर्ट देनी है। अब यहाँ देखिए क्लास 8 कि यहाँ पर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से शिक्षिका प्रश्न कर रही हैं और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो मैम की बातों का जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों आपने जाना कि ऊपर दिए गए सभी उदाहरण एक दूसरे के मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। तो भाषा क्या है बेटा? भाषा उसे कहते हैं जब हम अपनी भावनाएं, अपनी बात, अपने विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बातों को, दूसरे के विचारों को, भावों को हम समझते हैं। तो हम जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा अपनी विचारों को बेटा व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। मतलब हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे को अपनी बातों को बताते हैं। बच्चों भाषा क्या है? अब तक तो आप जान ही गए होंगे। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है बेटा? भाषा है कि भाषा जो है बेटा वो भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर अभिव्यक्त करना, अपनी बातों को बताना। संसार में बेटा सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो इन सब जीवों में से मनुष्य की भाषा सर्वाधिक विकसित और, अब आइए बेटा पेज नंबर 6 पर, विकसित और स्पष्ट है। इसके लिए मानव ने ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित व्यवस्था विकसित की है, जिसे भाषा का नाम दिया गया। तो इस संसार में बेटा प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी जो है वह, उसकी जो भाषा है वही क्या है? वही सबसे ज़्यादा विकसित हुई, सबसे ज़्यादा वही विकसित है। और प्राणी की ही जो, मनुष्य की जो भाषा है वही विकसित भी हुई बेटा, और वही एक भाषा स्पष्ट भी होती है। तो उसी को एक निश्चित व्यवस्था की गई। जो ध्वनियाँ, जब हम बोलते हैं बेटा तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। तो उन्हें ध्वनियों को एक निश्चित व्यवस्था की गई, जिसे भाषा का नाम दिया गया। आप दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार आदि हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है?
आपने सही पहचाना भाषा। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों तक समझा पाना बहुत कठिन है। बेटा, हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, चाहे हम विद्यालय जाएं या हम घर पे रहें, हम पार्क में रहें, दुकान पर जाएं, तो हम अपने दैनिक जीवन में अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? तो वह साधन क्या है बेटा? भाषा। हम भाषा के द्वारा ही क्लासेर्थ एक दूसरे से जुड़ते हैं। हम भाषा के द्वारा ही अपनी बातों को बताते हैं, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। जिन भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन होता है। बिना भाषा के बेटा, हम बिना भाषा के अपनी बात बता ही नहीं सकते हैं। तो अपने विचारों को बताने के लिए हमें भाषा की ही आवश्यकता होती। अगर भाषा नहीं होती बेटा, तो सोचिए कि हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाते, तो बहुत कठिन होता हमारे लिए। संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है। इसमें समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। हम बेटा संकेत के द्वारा, मतलब इशारों के द्वारा भी अपने बातों को बताते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस पे खड़ा जो सिपाही होता है, तो वो भी क्या करता है, वो अपनी संकेतों के द्वारा हमें इशारा करता है। जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस जो है हाथों के संकेतों के द्वारा हमें संकेत करता है। उसी तरह से बेटा जब रेलगाड़ी जाती है तो हरी झंडी दिखा के भी संकेत किया जाता है। लेकिन संकेत के द्वारा बेटा अपनी बातों को बताना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि बेटा इसमें समय भी अधिक लगता है और पूरी बात स्पष्ट भी नहीं होती है। तो अपने मन के भावों को इन संकेतों के द्वारा प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते, परंतु वह भाषा नहीं होती है। मुख से केवल ध्वनियाँ निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। बेटा पशु पक्षी भी क्या करते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं और आवाज़ के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं होता है। मुख से केवल ध्वनियाँ निकालना ही भाषा बेटा नहीं कहलाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो कुछ ना कुछ बोलता है, आ कुछ ना कुछ कहता है, फिर कुछ ना कुछ ध्वनियाँ निकालता है। फिर धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपनी माँ से, अपने परिवार के द्वारा वह सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है, वह सार्थक ध्वनियाँ बोलता है, सीखता है। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। मतलब बेटा कि ध्वनियाँ निकालना ही भाषा नहीं होता है। जब तक कि सार्थक ध्वनि का उच्चारण ना हो और हम अपनी बात को बोल कर ना बताएं तो वह भाषा नहीं कहलाता है। अब निम्नलिखित लक्षणों से पता चलता है कि भाषा क्या है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। जो भाषा होती है बेटा वह सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। भाषा मन के भावों, विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, छंद व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। तो क्लास 8 तब जान गया ना कि भाषा किसे कहते हैं बेटा। भाषा जो है, भाषा में सार्थक ध्वनियाँ होनी चाहिए और हर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होना चाहिए। भाषा मन के भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य
अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा किसे कहते हैं बेटा? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं बेटा। मुख्य रूप से भाषा के दो ही भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। अब आइए बेटा पेज नंबर 7 पर। अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि इस बार ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय की ओर से छात्रों को ऊटी ले जाया जाएगा। यह बात सभी छात्रों ने सुनी। सुनैना ने घर आकर इसे अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे ऊटी जाने की अनुमति दी। अब यहाँ देखिए बेटा कि अध्यापिका ने कक्षा में ये बताया कि अब की जो है इस बार हम गर्मी की जो छुट्टियां हैं, अवकाश है, तो विद्यालय की ओर से ऊटी ले जाया जाएगा छात्रों को। और फिर यही बात जब उसने सुनी तो सुनने के बाद उसने क्या किया, अपने माता पिता को घर आके बताया। तो यहाँ देखिए अध्यापिका ने कहा और छात्रा ने सुना, सुनैना ने सुना, फिर वो घर आके अपने माता पिता को बताई। यहाँ अध्यापिका तथा सुनैना ने अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुँचाई और छात्रों तथा माता पिता ने उनकी बात सुनकर समझी। तो यही भाषा का मौखिक रूप बेटा कहलाता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इससे कथित भाषा भी कहते हैं। बेटा एक दूसरे की बात को सुनना, सुनकर समझना, किसी का बोलना और किसी का सुनना, ये कहलाता है मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात बोल कर बताते हैं, वक्ता अपनी बात बोल कर बताता है और श्रोता उसको सुनकर समझता है, तो यह है भाषा का मौखिक रूप। यह भाषा का मूल रूप नहीं है, लेकिन मौखिक भाषा को बेटा मूल रूप नहीं कहते हैं। भाषा ने पहले बोलना सीखा, मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। पहले तो बेटा मनुष्य ने लिखना सीखा नहीं, पहले तो मनुष्य ने क्या किया, पहले मनुष्य ने बोलना सीखा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। जो मौखिक भाषा होता है बेटा उसका प्रयोग अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात बोल कर ही एक दूसरे को बताते। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। तो अब आप जान गए ना बेटा मौखिक रूप क्या है। अब आइए लिखित रूप पर। अध्यापिका ने छात्रों को अपनी ऊटी यात्रा का अनुभव ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य में लिखने को दिया। सुनैना ने यात्रा से वापस आकर अपने अनुभव लिखे तथा अध्यापिका ने पढ़कर उनका मूल्यांकन किया। यहाँ सुनैना ने लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त किया तथा अध्यापिका ने पढ़कर उनकी बात समझी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। यहाँ बेटा अध्यापिका ने छात्रों को जब वो ऊटी से वापस आ गए तो ग्रीष्म अवकाश का जो अनुभव था, तो जो ग्रीष्म अवकाश का अनुभव था उसे लिखने को दिया। सुनैना ने बेटा यात्रा से वापस आके अपने अनुभव लिखे। जब सुनैना ने लिख लिया तो अध्यापिका ने पढ़कर उसका मूल्यांकन किया। तो यहाँ पर बेटा लिखना हुआ और पढ़ना हुआ। तो जब बेटा हम अपनी बात को, अपने अनुभव को लिखकर व्यक्त करते हैं और कोई उसे पढ़कर समझता है तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो क्लास 8 जब कोई बोलता है और कोई सुनता है तो उसे कहते हैं भाषा का मौखिक रूप। और जब कोई अपनी बात को, अपने विचारों को लिखता है और कोई उसे पढ़कर समझता है तो उसे कहते हैं भाषा का लिखित रूप। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद आया है। बेटा पहले हमने बोलना सीखा, मनुष्य ने
पहले बोलना सीखा, बाद में लिखित रूप आया। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो पाया। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। बेटा भाषा के 4 कौशल होते हैं और 4 कौशल में होते हैं बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, एसएमएस, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप है। तो इस तरह से क्लास 8 आज आप ये जान गए बेटा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और किसे कहते हैं मौखिक भाषा, किसे कहते हैं लिखित भाषा, साथ ही भाषा किसे कहते हैं। इतना बेटा आप जान गए ना। अब आइए बेटा पेज नंबर 8 पर। मातृभाषा, मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिससे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। मातृभाषा बेटा, मातृभाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, उसी को कहते हैं बेटा मातृभाषा। और जो मातृभाषा होती बेटा बालक सर्वप्रथम उसी को सीखता है। मतलब परिवार के लोग जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को मातृभाषा कहा जाता है। जैसे अगर बेटा माँ और परिवार के लोग अगर गुजराती भाषा बोलेंगे तो बच्चा भी तो गुजराती ही सीखेगा ना, और अगर परिवार के लोग कश्मीरी बोलेंगे तो बच्चा भी कश्मीरी ही सीखेगा। तो इस तरह से उस बच्चे की जो भाषा है वह भी क्या हो जाएगी, गुजराती या कश्मीरी हो जाएगी। तो जो भाषा बेटा बच्चा अपने बालक या बालिका जो बच्चा अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, सुनता है, बोलता है, समझता है, उसी को बेटा मातृभाषा कहा जाता है। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। राष्ट्रभाषा मतलब कि राष्ट्र की भाषा। वह भाषा बेटा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती। जैसे हमारा भारत जो है, हमारे देश में बेटा अधिकांश निवासियों के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों के द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि। तो मतलब एक राष्ट्र बेटा जिस भाषा का प्रयोग वहाँ के निवासियों के द्वारा, अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब है राजभाषा। राज प्लस भाषा अर्थात राज काज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। बेटा एक देश में सरकारी विभागों में, कार्यालयों में, दफ्तरों में, विभागों में जिस भाषा का प्रयोग कामकाज के लिए किया जाता है उसी को कहते हैं राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है बेटा, इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा बेटा अलग अलग है। भारत में कार्यालयी
कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक राष्ट्र के देश एक राष्ट्र के लोग एक देश के लोग बेटा जिस भाषा का प्रयोग अधिकांश लोग करते हैं उसे उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारे भारत के अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं हिंदी का, इसलिए हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। और बेटा एक देश कामकाज के लिए कार्यालयों में, विभागों में, दफ्तरों में जिस भाषा का प्रयोग कामकाज के लिए करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। तो हमारे देश में बेटा कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रति वर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं संपर्क भाषा कहलाती। संपर्क बेटा मतलब कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से जुड़ना। तो वह भाषा जिसका प्रयोग बेटा देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। क्लास 8 आज बेटा मैं आपको इतना ही बताऊंगी। आज आपको बेटा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के विषय बेटा आपको पढ़ना है। और जितना बेटा क्लास 8 में आपको समझाऊंगी आप बहुत ध्यान से समझिएगा।